नमस्कार, जय हिंद। आइए जानते हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 एक अनोखे सम्राट के बारे में है जिनका नाम अशोक। उन्होंने क्या किया था, त्याग ही कर दिया था युद्ध का। सम्राटों का हालांकि ये होता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी युद्ध लड़ते हैं और ये सारी जीत मतलब हासिल करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले रोशन नाम की एक लड़की जिसको उसके जन्मदिन पर एक कड़ा सा नोट मिलता है, कड़कड़ुआ नोट। उसके ऊपर गांधी जी का और बगल में छपा था शेरों का चित्र। अब वो सोचती है कि गांधी जी का समझ में आ रहा है वो इंसान है, लेकिन शेरों का चित्र क्यों भाई, शेरों से क्या मतलब है। तो इस शेरों का जो चित्र छपा होता है रुपए या पैसों पर, उन शेरों का एक बहुत ही लंबा चौड़ा इतिहास है किसी एक साम्राज्य से, और वो साम्राज्य था अशोक का साम्राज्य। ठीक है, पत्थरों को काट करके इन शेरों को जो है बनाया गया था, एक स्तंभ के ऊपर रख दिया गया था। कहां पर? सारनाथ के अंदर। ठीक है, सारनाथ वही जगह पार्ट 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं। 2500 साल पहले क्या हुआ था सारनाथ में, ये सारी चीजें बताए थे हम। अशोक के निर्देश पे बहुत सारे स्तंभ बनवाए गए, बहुत सारे स्तंभ। और सिर्फ यही नहीं में पूरे भारत के इलाके में बहुत जगह अशोक का जो है मिला हुआ है स्तंभ। अब अभिलेख मिले हैं, पत्थरों के अभिलेख। इधर कांधार जो ये अफगानिस्तान में दिखाई पड़ रहा है, ये बिंदु, यहाँ पे भी अभिलेख मिला है अशोक का। आखिर उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है? देखो, राज्य जो है हम जैसे कि हेडिंग में ही बता चुके, एक बड़ा सा राज्य, वो उसी को कहते हैं साम्राज्य। बहुत बड़े राज्य को ही साम्राज्य बोला जाता है। ठीक है, आज से 2300 साल पहले अशोक के साम्राज्य का स्थापना उनके दादाजी ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इनको सहायता किसने की थी? इनको सहायता किया था कौटिल्य, और जिनका दूसरा नाम है चाणक्य। ठीक, चाणक्य बहुत सारे विचार चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। अब अर्थशास्त्र के जनक ही चाणक्य को ही माना जाता है। ठीक है, और इसी तरह से जो ये अशोक थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्हीं मौर्य वंश के ही। वंश क्या होता है? वंश मतलब, वंश बोले तो एक ही परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग जो है आते रहते हैं। जैसे पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद उनके पुत्र जो है मतलब एक ही काम को करते रहते हैं, तो वो वंशानुगत हो जाता है, यानी कि उन्हीं को कहते हैं एक वंश के लोग। ठीक है, जैसे कि मौर्य वंश में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले, उसके बाद बिंदुसार मौर्य, उसके बाद अशोक। ठीक है, ये दादाजी थे, फिर ये बिंदुसार जो है पिता था। बहुत सारे इनके राज्य में क्या मिले? नगर मिले अशोक के साम्राज्य में। ठीक है, अब जो छोटे छोटे आपको बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मिले थे अभिलेख। अशोक के द्वारा बनवाया गया था अभिलेख। और जो ये दिखाई पड़ रहा है काले कलर का, मतलब बड़े से, ये तक्षशिला है, और ये उज्जैन, और ये पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी थी। पाटलिपुत्र क्या थी? राजधानी थी। और उज्जैन और तक्षशिला ये उप राजधानी थी, मतलब छोटी राजधानी थी, जहां जिससे कि इधर के इलाके को, पश्चिमी इलाके को, और उज्जैन से दक्षिणी इलाके को चलाया जाता था, यानी शासन किया जाता था। ठीक है, अब इन बहुत सारे क्षेत्र जो थे साम्राज्य के, उन क्षेत्रों में किसान और पशुपालक रहते थे। कौन रहते थे? किसान और पशुपालक। और भाषाएं अलग अलग टाइप की बोली जाती थी। अशोक की ये खासियत थी कि वो जब भी अभिलेख पर कुछ लिखवाता तो उस जगह के अनुसार लिखवाता, जिस जगह पे वो भाषा बोली जा रही है, जो भाषा वहां चलती थी उसी भाषा को अभिलेख पे लिखवाता था अशोक। ठीक है, राज्य और साम्राज्य में जो अंतर क्या होता है, ये चीज देख लेते हैं। जैसे कि वो जानते ही हैं कि मतलब राज्य जो है बड़ा, साम्राज्य जो है बड़ा होता है राज्यों से, तो बड़ी सेना रखना पड़ता है साम्राज्य के लिए। और इसीलिए सम्राटों को बड़ी सेना के साथ साथ बड़े खूब ज़्यादा संसाधन की भी आवश्यकता पड़ती है। संसाधन बोले तो उनको उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था सेनाओं के लिए। ठीक है, उनके वेतन की व्यवस्था, इन सब चीज़ों के लिए। इसीलिए वो कर लेते थे, और कर जो है कर के लिए अधिकारियों को नियुक्त करते थे। कौन? सम्राट लोग। सम्राट लोग अधिकारियों को रखते थे, और अधिकारी क्या करते थे, अगर कोई इंसान नहीं बात मानता था उनकी राजाओं की या सम्राटों की, तो अधिकारी उनको दंडित करते थे। ठीक है, तो इन अधिकारियों के लिए एक जासूस रखते थे राजा, और उन्हीं जासूसों के द्वारा अधिकारियों के ऊपर नजर रखते थे, नियंत्रण रखते थे राजा, यानी सम्राट जो है नियंत्रण रखते थे। में साम्राज्य में कैसे प्रशासन चलता था? देखिए, सम्राट जो है बड़ा, सबसे बड़ा होता था, और उनके नीचे मंत्री लोग आते थे, और भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार से होता था। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से क्या होता था? शासन किया जाता था। अब जैसे पाटलिपुत्र के आसपास के इलाके में डायरेक्ट सम्राट का पकड़ रहता था, वहाँ पे नियंत्रण रहता था, इसलिए वो इधर के आसपास के इलाकों पे खुद रहता था। और बाकी जो उज्जैन और तक्षशिला है, ये कुछ इधर के इलाकों को जो है प्रशासन करता था। यहाँ पर भेज दिया जाता था राजकुमारों को, उन्हें गवर्नर बना दिया जाता था, और गवर्नर बना करके वो यहाँ की देखभाल करेंगे। और हालांकि जो जंगली इलाके बहुत सारे कुछ थे जो बीच बीच में थे, मध्य भारत में उस समय बहुत जंगल था, उस समय ज़्यादा आबादी नहीं थी, तो उस समय जो जंगली इलाके बचे रहते थे वहाँ पर इन लोग का प्रशासन नहीं चल पाता था। इसलिए बस ये लोग ये उम्मीद रखते थे कि जंगल के लोग, जंगल में रहने वाले जो पशुपालक है या किसान है, वो हमको खाली जंगल के जो संसाधन है, जैसे लकड़ी हो गई, शहद हो गया, या फिर कुछ भी संसाधन, उन संसाधनों को ला करके इनको दे, ये खाली उम्मीद रखते थे। और इस तरह से जो उज्जैन था ये दक्षिणी इलाका, और जो तक्षशिला था ये पश्चिमी इलाका, और ये जो पाटलिपुत्र था जिसको आज हम लोग आधुनिक पटना के नाम से जानते हैं, ये इधर का इलाका पूर्वी इलाका पर प्रशासन चलाने का कार्य करता था। अब इन राजाओं को, मतलब इन सम्राटों का सहायता कौन करता था? राज परिवार के जो लोग होते थे वो सहायता करते थे पूरा प्रशासन चलाने में। ठीक है, और अधिकारी
लोग जो है सहायता करते थे, वरिष्ठ मंत्री जो होते थे वो सहायता करते थे इस पूरे साम्राज्य को चलाने में। छोटे क्षेत्र या छोटे प्रांत को चलाने के लिए हम बता ही चुके हैं, राजकुमारों को भेज दिया जाता। प्रादेशिक केंद्र, प्रादेशिक केंद्रों पर ज़्यादातर जो बीच होती थी, प्रादेशिक केंद्र जैसे उज्जैन और पाटलिपुत्र के बीच की जो भी दूरियां, मतलब जो भी रास्ते हैं, जो भी नदियां हैं, इन नदियों पर खाली नियंत्रण रखा जाता था सम्राट के द्वारा, ठीक है। बाकी आसपास के जंगलों पर नहीं नियंत्रण रखा जाता था। तो सम्राट इन नदियों के द्वारा क्या करते थे कि अगर इन नदियों के द्वारा कोई आ रहा है तो उससे कर लेते थे, ठीक है, या उन रास्तों से कोई आ जा रहा है तो उससे कर लेते थे, ठीक है। जैसे कि ये उज्जैन जो है इधर उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर जाने के लिए ये एक रास्ता था, ठीक है। और ये तक्षशिला क्या था, ये मध्य एशिया जो होता है, मध्य एशिया जाने के लिए तक्षशिला से होकर जाना पड़ता था, वहां पर रास्ता था। तो इस तरह से रास्ते में गुजरने वाले लोगों से ये लोग कर लेते थे, ठीक है। अरे उत्तर पश्चिम ये इलाका जो है कंबल के लिए ज़्यादा फेमस था उस समय, और दक्षिण जो भारत था ये सोने के लिए बहुत फेमस था। तो इस प्रकार से जो इन सब चीज़ों की जो आवश्यकता होती थी, संसाधन इन सब चीज़ों की, अब इन सब चीज़ों को जब लेके जाते थे उसी रास्ते से तो नजराना कर लेते थे। नजराना कर क्या होता है, कर जो है नियमित ढंग से लिया जाता है, लेकिन नजराना नजर आने पे ही लिया जाता है। यानी कि वैसी संसाधन जो नजर आने पे, जैसे कंबल कोई लेके आ रहा है तो कंबल, अब उस कंबल का 50 कंबल लेके जा रहा है तो उसमें से 2-3 कंबल वो रख लेंगे कर के रूप में, ठीक है। तो ये होता है नजराना कर, ठीक। उस समय राजधानी में क्या होता था, उस समय राजधानी के जो राज रवैये थे वो कैसे थे, तो उसको पता करने के लिए एक राजदूत आया, मेगस्थनीज, ठीक है। मेगस्थनीज नाम का राजदूत आया, जिसको भेजा किसने था, पश्चिम एशिया एक देश है यूनान, उस देश के राजा सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उसने बताया, अपने लेखन में लिखा, आज से 2300 साल पहले की जनता किस तरह रहती थी, इस बारे में कि जनता के सामने, और मतलब राजा किस तरह से रहते थे। जनता के सामने आने से पहले राजा को एक शोभा यात्रा निकालना होता था, जिसमें वो बैठकर सोने की पालकी में बैठ करके, और हाथी अगल बगल जो है सजे हुए उसके चलते थे, और अंगरक्षक चलते थे उसके, और अगल बगल पेड़ों को भी लेकर चलते थे उसके सैनिक। इस तरह से वो जब भी आते तो जनता के सामने आते थे, ठीक है। चक्कर काटते रहते थे तोते, क्यों, क्योंकि जो अगल बगल जो चलते थे सैनिक वो पेड़ों को लेकर चलते थे, और उस पेड़ों पर रहते थे प्रशिक्षित तोते, और वो तोते चक्कर काटते रहते थे उनके राजाओं के, ठीक है। हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, वो हमेशा ये डरते रहते थे कि कहीं कोई उन्हें मार ना दे, उन्हें सोने की लालच या उनके राजपाट के लालच में। तो हमेशा वो जब खाना खाते तो वो खाने से पहले अपने नौकर को चखवाते, और हमेशा वो एक ही जगह नहीं सोते, मतलब एक ही रात, हर रात वो एक ही कमरे में नहीं सोते, हर रात में कमरे बदल देते थे, काहे कि वो जानते थे कि एक ही कमरे में सोएंगे तो कौन षड्यंत्र बना देगा। पाटलिपुत्र के बारे में आप देखिए, ये तो राज्य के बारे में बता दिया गया उस समय के, लेकिन सिर्फ पाटलिपुत्र में क्या होता था, पाटलिपुत्र बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत नगर था, और प्राचीर से घिरा हुआ था। प्राचीर बोले तो दीवार, 4 दीवारियों से घिरा हुआ होता था। 570 बुर्ज थे और 2 या 3 मंजिल घर थे इस विशाल सुंदर से नगर में। अब ये बुर्ज क्या होता है, बुर्ज बोले तो कि ऐसे इमारत जो नीचे से पतले, यानी कि चौड़ाई उनकी कम हो और लंबाई बहुत ज़्यादा हो, ऐसे इमारतों को कहते हैं बुर्ज। महल, जो भी महल बना होता था वो भी लकड़ियों से बना होता था, और उसके महल में जो होता था वो पत्थर से नक्काशी करके सजा दिया जाता था, और महल के चारों ओर उद्यान यानी कि गार्डन होते थे, बाग बगीचे होते थे, जिसमें चिड़िया उड़ियों का बसेरा होता था। इस तरह से मतलब खूबसूरत महल बनाया जाता था। अब पाटलिपुत्र और मोहनजोदड़ो में क्या अंतर है ये बताओ। मोहनजोदड़ो के बारे में हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, और पाटलिपुत्र में यहाँ पे आप जान ही गए कि पाटलिपुत्र में अशोक सम्राट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अशोक सम्राट ने मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट थे, ये बहुत ही अनोखे सम्राट। पहले ऐसे शासक थे जो जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अभिलेखों का सहारा लेते थे, अभिलेख के द्वारा लिखवा करके चौराहे पर रख देते थे, और अपने नियमों को उस पर लिखने के बाद जो लोग आते जाते रहते थे वो उसको पढ़। अभिलेख मिला है जो कलिंग के बारे में बताता है, ठीक है, एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में ये लिखा था, अशोक ने ये कहा था कि राजा बनने से के 8 साल बाद कलिंग को जीत गए वो, और जीतने के बाद जब वो देखें कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे, तब उनके अंदर बहुत ही दुख हुआ, बहुत ज़्यादा उनको कष्ट हुआ। क्या, क्यों हुआ, क्योंकि वो बताएं कि उसमें कि जब भी युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग मरते हैं, बंदी बनाए जाते हैं, जिसमें मरने वाले में ब्राह्मण होते हैं, श्रमिक होते हैं, दास दासी भी होते हैं, मतलब ऊंच नीच का कोई भाव नहीं होता, युद्ध में बहुत लोग मरते हैं। ये चीज़ उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि बहुत लोग अपने को खो देते हैं, बहुत पशु प्रेमी जो होते हैं, यानी जानवर से प्रेम करने वाले, वो भी मर जाते हैं, इसलिए उन्होंने बताया कि हमें इसलिए बहुत दुख हुआ। अब उन्होंने यही कहा कि अब मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, मैं अब धम्म का पालन यानी धर्म का पालन करूंगा, और मैं यह मानता हूं कि युद्ध से विजय प्राप्त करने से अच्छा है लोगों का दिल जीत करके
विजय प्राप्त करना है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भविष्य में हम यह संदेश मतलब लिखा कि मेरे बेटे और पोते जो होंगे वो युद्ध ना करें, वो धर्म को बढ़ावा दें, यानी धर्म का बढ़ावा करें और धर्म की शिक्षा बांटें। इस तरह से उन्होंने बताया। बौद्ध धर्म को वो अपना लिए थे। इनके बारे में हम बताएंगे कि इनका धर्म क्या था, इनका धर्म क्या था। कलिंग के बारे में ये बताया जाता है कि कलिंग जो है उड़ीसा का तटवर्ती नगर था। तटवर्ती नगर बोले तो कि समुद्र के किनारे नगर था, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ था, खून खराबा बहुत हो गया था आज से 2200 साल पहले, कि अशोक सम्राट थे, कलिंग को जीतना चाहते थे। ये कलिंग पे ऊपर युद्ध की मतलब आक्रमण कर दिए। युद्ध करने के बाद जब इन्होंने देखा कि बहुत लोग मरे तो इन्होंने घृणा होने लगा युद्ध से, इसलिए इन्होंने उस समय यह प्रण किया कि अब हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। इस तरह से इन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया। ठीक है, इसके बाद के वीडियो में पूरे और टॉपिक्स देख लेंगे और अशोक के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारियाँ बची हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।